उसे अब तक आ जाना चाहिए था। उसने बेदिली से क्लॉक पर नजर डाली। रात के 12:30 बज चुके थे, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। कई मर्तबा उसने दरवाजे और खिड़कियों से बाहर झांका, जहां गहरी और तबीज खामोशी थी। इतनी गहरी तारीकी से वो घबरा गया और उसने खिड़की से सर अंदर कर लिया। आखिर वो किसका इंतजार कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसने खुद से सवाल किया। लेकिन उसका जवाब उसे ना मिल सका। वो तो न जाने कब से उसका इंतजार कर रहा था, यहाँ तक कि रात खासी गहरी हो रही थी। वो स्टडी रूम में आ गया और किताबों को उलट पुलट करने लगा। उसने किताबों के दरमियान से जखीम सी किताब को निकाला और इजी चेयर पर बैठकर उसे पढ़ने लगा। वो कई हफ्तों पहले इस किताब को लाइब्रेरी से निकलवा कर लाया था, लेकिन उसके पास कभी वक्त ही नहीं था कि वो उसे पढ़ सके। आज जबकि वो उसका इंतजार कर रहा था, लिहाजा उसको इस जखीम किताब को पढ़ना भला मालूम हो रहा था, क्योंकि वो वक्त गुजारी के लिए वो और क्या कर सकता था। उसने किताब को बेदिली से खोला और पहली ही सतर पर चौंक गया। तुमने उन 3 दोस्तों के बारे में तो सुना होगा, जो अंधेरी रात में तूफान और बारिश से पनाह लेने के लिए एक खस्ता हालत मकान में जा ठहरे। उसका तजस्सुस बढ़ा और वो किताब के मुताले में गर्क हो गया। उसे होश ही न रहा कि वो किसका इंतजार कर रहा था। लगता है इस मकान में सदियों से कोई इंसान आबाद नहीं हुआ, एक दोस्त ने मकान की खस्ता हालत को देखते हुए कहा। हाँ वाकई, दूसरे ने हैरत का इजहार किया। इन तीनों ने मकान का जायजा लिया। जगह जगह से सीमेंट और प्लास्टर उखड़ा हुआ था, लेकिन इस मकान की खासियत ये थी कि पुरानी तर्ज तामीर के अलावा इसके कई खिड़कियां और दरवाजे थे। एक लम्हे के लिए तो इंसान बिल्कुल भूल जाता था कि वो किस दरवाजे से दाखिल हुआ और कौन सा दरवाजा बाहर की तरफ जाता है। वो तीनों एक बड़े से कमरे में आकर बैठ गए। कमरे में फर्नीचर ना था, लिहाजा इनमें से एक ने अपने गले के इर्द गिर्द लिपटी हुई चादर को नीचे बिछा लिया। बाहर के मौसम से वो बिल्कुल लाताल्लुक हो गए थे, क्योंकि खिड़कियां और दरवाजे मुकफ्फल थे, और अब तो वो इस दरवाजे को भी भूल चुके थे जहां से वो इस मकान में दाखिल हुए थे। उनका ख्याल था कि जो ही सुबह सादिक तुलू होगी, उजाला चारसू फैल जाएगा और वो अपने घरों की राह लेंगे। लेकिन अब उनके लिए वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था, लिहाजा तीनों ने यह तय किया कि वो एक दूसरे को कहानियां सुनाकर वक्त गुजारेंगे। लेकिन एक शर्त है, एक बोला। वो क्या? बाकी दो ने पूछा। वो कहानी जो पहले किसी ने कभी ना सुनी और उसका हकीकत से गहरा ताल्लुक हो। पहले ने कहा। ये क्या बात हुई? बाकी दो अभी तक हैरान थे। चलो मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ, पहले ने गला खंगारते हुए कहा। ये उन दिनों की बात है जब मेरी पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में हुई। शहर से आकर कस्बे में रिहाइश पजीर होना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि रेलवे स्टेशन से उस जगह तक का रास्ता जहाँ पर मेरी रिहाइश थी बड़ा ही हमवार, सपाट और मुख्तसर था। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि ट्रेन से उतरा तो पैदल ही घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन एक मर्तबा अजीब बात हुई। मैं अपने कमरे में पढ़ने में मसरूफ था कि मुझे कमरे से बाहर खौफनाक जानवरों की आवाजें सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर गहरा अंधेरा था। मैंने खौफजदगी के आलम में खिड़की और दरवाजे को मजबूती से बंद कर लिया, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे महसूस होने लगा कि मेरे घर के बाहर एक घना जंगल उगाया है। एक दिन जब मैं शहर से उस कस्बे में जहां मैं रहाइश पजीर था आया हुआ था, मुझे महसूस हुआ कि मैं उस रास्ते की बजाय जंगल से गुजर रहा हूँ। मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करता रहा। घर पहुँचते ही मेरी मुलाकात चौकीदार से हुई। सब खैरियत तो है ना? मैंने हाथ बुलंद करके कहा। आपकी दुआएं हैं जी, वो खुशी से बोला। अजीब बस्ती है जिस तक पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना पड़ता है, मैंने हैरत से कहा। जी? वो हैरत से मेरा मुंह तकने लगा। तुमने कभी उस जंगल को नहीं देखा जो आहिस्ता आहिस्ता बस्ती की तरफ बढ़ रहा है? मैंने उससे सवाल किया। जंगल? उसने मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे कि वो मेरी दिमागी हालत पर शक कर रहा हो। हाँ भाई, जिससे मैं अभी गुजर कर आया हूँ, मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। वो थोड़ा सा हंसा और बोला, साहब जी, जब मन में जंगल बस जावे है तो चारों तरफ जंगल बस जावे है।
वो इतना कहकर चला गया और मैं वहाँ खड़ा काफी देर तक अपने मन को टटोलता रहा। घर आकर मैंने तमाम खिड़कियां दरवाजे उसी तरह मुकफ्फल कर लिए जिस तरह इस मकान की खिड़कियां दरवाजे मुकफ्फल हैं। पहले दोस्त ने खिड़की और दरवाजों की तरफ इशारा करते हुए कहा। कहानी पढ़ते हुए उसने जल्दी से ज़ख़ीम किताब रख दी और उठकर कमरे की खिड़की की तरफ आया। उसने बाहर झांका, लेकिन बाहर तो कोई भी जंगल नहीं था। उसे अचानक याद आया कि वो किसी का इंतजार कर रहा था। उसने घड़ी पर नजर डाली, तकरीबन 1:30 बज चुका था और वो अभी तक नहीं आया था। वो दोबारा इजी चेयर पर आ बैठा और किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। तीनों दोस्त उठकर उन खिड़कियों के पास आ गए जिन पर कुफल थे। यहाँ तक के दरवाजों पर भी जंग आलूद कुफल पड़े हुए थे। वो काफी देर तक इस दरवाजे को ढूंढते रहे जहाँ से वो अंदर आए थे, लेकिन उन्हें वो दरवाजा ना मिल सका। वो उसी जगह आकर बैठ गए। इनमें से एक दोस्त परेशान सा था। तुम्हें क्या हुआ? बाकी दो ने पूछा। वो शख्स कुछ मखबूतुल हवास था। उसने कहानी शुरू की। बाकी दो दिलचस्पी से सुनने लगे। एक रोज वो सरे बाजार मुझे मिल गया। कुफल खरीदोगे? उसने सवाल किया। नहीं, मैंने सख्ती से जवाब दिया। लेकिन ये तुम्हारे लिए है। उसने कुफल मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने उसे बगौर देखा। वो जंग आलूद था। मुझे मालूम था कि जंग आलूद कुफल मुश्किल से ही खुलते हैं। मैं उस मखबूतुल हवास शख्स के पीछे भागा ताकि उससे कुफल वापस कर सकूं, लेकिन वो गलियों में गायब हो गया। मैं उसे घर ले आया, लेकिन न जाने क्यों ताहिरा से छुपा कर रखता था। मैं ऐसा क्यों कर रहा था मैं खुद भी नहीं जानता था। ताहिरा के अल्फाज इस जंग आलूद कुफल को देखते ही मेरे जहन में गूंजने लगे। अजी, तुम्हारे दिलो दिमाग पर तो कुफल पड़े हैं, तुम समझोगे नहीं। अब्बा मियाँ तो अक्सर कहा करते थे, नासिर मियाँ, अपने अंदर के कुफल को तोड़ो, वरना अपनी जात में घुट घुट कर मर जाओगे। दूसरा दोस्त इतना कहकर खामोश हो गया। वो जो दोस्तों की कहानी पढ़ रहा था, उसने किताबों को बंद किया। काफी देर आंखें मूंदे इजी चेयर पर बैठा रहा। उसने कुछ देर थकावट दूर करने के लिए घड़ी पर नजर डाली। रात का पिछला पहर था और उसकी आमद के कोई आसार नहीं थे। अगर वो ना आया, उसने खुद से सवाल किया। नहीं नहीं, वो आएगा, उसका आना निहायत जरूरी है। वो खासी देर बुड़बुड़ाता रहा। अपने जहन को इधर उधर भटकने से बचाने के लिए उसने एक बार फिर किताब का सहारा लिया। तीसरे दोस्त ने जमाई ली और बोला, मेरे साथ जो मामला हुआ वो तुम दोनों से मुख्तलिफ है। क्या? बाकी दो चौंके। वो एक अजीब बस्ती थी। उसके वस्त में किसी बुजुर्ग का मज़ार था। अक्सर लोग वहां जाकर सारी रात इबादत करते और दुआएं मांगते थे। मैं इन दिनों बहुत से मसाइल में उलझा हुआ था, लिहाजा वहां इबादत के लिए जा पहुंचा। मज़ार एक बहुत बड़े अहाते में था, जहाँ दरूदो सलाम और कुरान मजीद की तलावत एक पाकीज़ा समा बांधे हुए थी। क्या तुम इबादत के लिए आए हो? सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स ने मुझ पर गहरी नज़र डालते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मैंने कंधे उचकाए। मैं उसकी परवाह किए बगैर इबादत गुजारों के सफ में जा खड़ा हुआ। लोग खुशू खुजू से इबादत में मशगूल थे, लेकिन मेरे साथ तो एक अजीब वाक़या हुआ। मेरे लिए रात का पिछला पहर तवील तर होता चला गया। पाँव और घुटनों पर सूजन आ गई और नींद आंखों में समाने लगी। इसी दौरान अब्बा मरहूम की बात मेरे जहन के गोशों पर छा गई। वो अक्सर कहा करते थे कि रात का आखिरी पहर कबूलियत दुआ का वक्त होता है। मैंने दिलो दिमाग को समझाया कि मैं गिड़गिड़ा कर गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आसाब जवाब दे गए और मैं करीब ही बिछी हुई चटाई पर लेट गया और मुझे नींद ने आ लिया। जब कबूलियत दुआ का वक्त था तो मैं नींद के मज़े ले रहा था। तीसरा दोस्त अपनी कहानी सुनाकर खामोश हो गया। उसने बाकी दो दोस्तों की तरफ देखा जो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। तीसरा दोस्त भी थका हुआ था, उसे भी नींद ने आ लिया। उन्हें एहसास ही न रहा कि रात का पिछला पहर ख़त्म हो रहा था और उन्होंने सुबह के उजाले को पाना था। यकलक इस मकान के एक दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई और आनन फानन तमाम खिड़कियाँ और दरवाजे खुल गए, लेकिन वो तो दुनिया व माफिया से बेखबर गहरी नींद सो रहे थे।
وہ اسی چیئر پر بیٹھا کب کا سو چکا تھا۔ ضخیم سی کتاب اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی تھی۔ اسے یہ بھول بھی چکا تھا کہ وہ کہانیاں پڑھتے پڑھتے کسی کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی لیکن وہ بے خبر رہا۔ نہ جانے کتنی دیر تک دستک ہوتی رہی۔ آخر کار گہری خاموشی چھا گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آنے والا واپس جا چکا ہے اور وہ کہانیوں میں کھو کر پچھلے